हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखिए एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टैटिक्स तो काफ़ी सारा चल रहा है, हमारा सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं प्रीलिम्स के। इसके साथ मैं सोचा क्यों ना हम करंट भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसके लिए आप मैगजीन्स स्टार्ट कर रही हूँ एक्सप्लेन करना जो करंट अफेयर की होती है। पहले हम देख रहे हैं विज़न मैगजीन अगस्त की जो है, ठीक है। और इसके साथ अगर आप कोई और मैगजीन भी रिकमेंड करेंगे तो मैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं वो आपको, अगर ये पहले आज मैं एक ही टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो फिर हम पूरा मैगजीन्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका पहले टॉपिक है राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं खुद से मैगजीन पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन अगर कोई समझा दे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। इससे हमारा करंट काफ़ी अच्छे से निपट जाएगा। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, पंचायत एक्सटेंशंस टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। देखिए पेसा एक्ट जो था 1996 का, उस पर है ये टॉपिक। तो देखिए जब क्या पंचायत वाला एक्ट लागू किया गया था तो उसे शेड्यूल जो एरिया था उस तक एक्सटेंशन उसका किया गया था 1996 में, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेसा अधिनियम को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसने क्या है, विश्व आदिवासी दिवस पर जो पेसा एक्ट है 1996, उसके जो उसको लागू करने के लिए नियमों को उसने अधिसूचित किया, ठीक है। उसके लिए नियम उसने बनाए, ठीक है। तो देखिए पेसा नियमों को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेसा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। तो देखिए जो पेसा नियम है उसको अधिसूचित करने वाला जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो इसके मतलब इसको लागू करने के लिए नियम बनाने वाला और ऐसा पेसा कानून को लागू करने वाला 7वां राज्य है, ठीक है, देश का। और बाकी के कौन से राज्य हैं, तो इससे पहले पेसा अधिनियम को लागू करने वाले आज राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना है। तो पहले जो 6 राज्य हैं वो ये हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना, और छत्तीसगढ़ 7वां है। अब देखिए पेसा अधिनियम 1996 है क्या। पेसा अधिनियम 1996 को दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना था। तो देखिए पहला क्वेश्चन बनता है कि पेसा एक्ट जो 1996 है वो कौन सी समिति की सिफारिशों पर पारित हुआ था। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति, नाम बहुत अच्छे से याद रखिए, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर पेसा एक्ट बना था। इसका उद्देश्य नाम से ही समझ आ रहा है, जो जनजातियां हैं उनका सशक्तिकरण, वो काफ़ी देखिए जनजातियों के काफ़ी पिछड़ी रहती हैं, ठीक है, उनका विकास नहीं हो पाता है, तो उनको सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना इसका काम था। पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में पेसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। अब देखिए नाम से आपको ये याद हो जाएगा कि पेसा अधिनियम का नोडल मंत्रालय कौन सा है लागू करने वाला, तो पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड है। पेसा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। अब देखिए इसे कहते हैं संविधान के भीतर संविधान, मतलब संविधान के अंदर ही एक संविधान है। ऐसा क्यों, यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। देखिए जो संविधान का पार्ट 9 है, ठीक है, पंचायत से रिलेटेड के प्रावधानों को मतलब जो आर्टिकल 244(1) है के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। मतलब जो आर्टिकल 244(1) में जो 10 राज्य आते हैं उनमें ये लागू होता है, ठीक है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 जो है वह पंचायतों से संबंधित है। फिर से हम रिपीट करते हैं, संविधान के भाग 9 के जो प्रावधान है को अनुच्छेद 244 जो आर्टिकल हमारा 244(1) है के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों, जो 10 राज्य हैं उनके जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें ये लागू होता है, ठीक है। भाग 9 हमारा रिलेटेड है पंचायत से। इस संबंध में अनुच्छेद 244(1) को कुछ संशोधनों अपवादों के साथ अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि जो आर्टिकल 244(1) है इसको अनुसूची 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, कुछ संशोधन और अपवादों के साथ, ठीक है। ये 10 राज्य, अब इसमें जो आर्टिकल 244 में जो 10 राज्य हैं वो कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। जहाँ पर हमारा क्या है, जो जनजातियाँ ट्राइब्स हैं वो ज़्यादा है। पेशा अधिनियम को पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने आदर्श पेशा नियम बनाए थे। अब तक 7 राज्यों ने इन नियमों को अधिसूचित किया है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि जो पेशा अधिनियम है उसको पारित करने के बाद जो केंद्र सरकार है उसने कुछ आदर्श पेशा नियम बनाए थे।
तो जो 7 राज्य हैं उन्होंने नियमों को अधिसूचित किया है। अब देखिए साइड में जो चीज़ें दिया है वो पढ़ लेते हैं। पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं की मुख्य शक्तियाँ। जो पेसा के अंदर ग्राम सभा होती है उनकी मुख्य मतलब उनकी क्या शक्तियाँ होती हैं? देखिए इससे आईएएस में शायद एक बार क्वेश्चन आ चुका है। लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति, ये वाला शायद पूछा गया था। मुझे ऐसा याद आ रहा है, ठीक है? तो ग्राम सभा को क्या-क्या शक्ति होती है? तो लघु जल निकायों का प्रबंधन करना और गौड़ वन उपज जो मतलब अतिरिक्त मतलब छोटे जो वन उपज होते हैं के स्वामित्व की शक्ति होती है। अ, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत तथा स्थानीय योजनाओं से संबंधित संस्थाओं एवं कार्मिकों पर नियंत्रण की शक्ति, ठीक है? और इसके बाद है भूमि अधिग्रहण के मामलों में अनिवार्य परामर्श की शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में दूसरे लोगों द्वारा भूमि की को खरीदने से रोकने और बेची गई या हस्तांतरित भूमि पर पुनः कब्जा दिलाने की शक्ति। ये विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों के पुनर्वास पुनर्बहाल एवं गौण खनिजों हेतु पूर्वेक्षण लाइसेंस खनन पट्टे की पूर्व मंजूरी की शक्ति, शराब की बिक्री खपत को विनियमित और प्रबंधित करने, ग्रामीण बाजारों के प्रबंधन और अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करने की शक्ति। तो पेसा के अंदर ग्राम सभा को ये सारी शक्तियाँ मिली होती हैं। अब देखिए पेसा का महत्व इंपॉर्टेंस क्यों है? पारितंत्र में रक्षा में सहायता, उदाहरण नियामगिरी पहाड़ियों पर खनन को रद्द करना, ठीक है? जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी रक्षा में पेसा सहायक होता है, जैसे खनन वगैरह को रद्द करना भी हमने पढ़ा। इसने विकास योजनाओं को मंजूरी देने में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया। तो देखिए विकास योजनाओं को मंजूरी देने में ग्राम सभा को शक्ति प्राप्त हुई है। आदिवासी लोगों की शिकायतों को कम करने में सहायक, जो उनकी शिकायतें होती है आदिवासी लोगों को उसको कम करने में सहायक है। आदिवासी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा में सहायक, ठीक है? आदिवासी संस्कृति और जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा में सहायता की है। मुख्यधारा के साथ एकीकरण के लिए विश्वास बहाली में सहायक, ठीक है? ये सारे इसके महत्व हैं। अब देखिए पेसा अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? मेन इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव? तो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना, ठीक है? तो जो भी अनुसूचित क्षेत्र में जो भी जनजातियां रहती हैं, जो लोग रहते हैं, तो वो क्या है, ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन कर सकते हैं, ठीक है? मतलब स्वशासन सुनिश्चित किया है। ग्राम सभाओं को मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देना। जो भी ग्राम सभाएं हैं उनको क्या है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जंगलों में अधिकतर ट्राइब्स रहती हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है पेसा अधिनियम। जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना। जो भी जनजातीय समुदाय के जो भी अधिकार होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना। साहूकारों और भूमि स्वामित्व के हस्तांतरण से जनजातीय लोगों की सुरक्षा करना, ठीक है? जो भी भू स्वामित्व के हस्तांतरण से क्या होता है, ये जनजातीय लोगों की सुरक्षा करता है। जनजातीय समुदाय को लघु वनोपज, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, लघु जल निकायों तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों पर मालिकाना हक देना, ठीक है? जो भी जनजातीय समुदाय को जो भी लघु वनोपज होते हैं, मतलब जो भी वन से चीज़ें होती हैं, लघु जल निकायों, जो भी छोटे जल निकाय होते हैं, सामुदायिक परिसंपत्ति होती है, उस पर मालिकाना हक देता है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। अब इसको लागू करने से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है? अगर मेंस में देखिए क्वेश्चन आएगा तो ये सब भी पूछा जाता है। तो जागरूकता की कमी। यदि पेसा अधिनियम वर्ष 1996 में अस्तित्व में आया था, किंतु यह देखा गया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के स्थानीय जनजातीय समुदाय को इस कानून का सीमित ज्ञान है। साथ ही इसके तहत उन्हें दिए गए अधिकार भी उन्हें बहुत कम समझ है। पहली तो बात है कि लोग जागरूकता ही नहीं है, मतलब जनजातियों को पता ही नहीं है, ठीक है, इसके बारे में। जो मतलब 5वीं अनुसूची के अंदर जितनी भी ट्राइब्स मतलब स्थानीय जनजाति समुदाय आते हैं उनको इस कानून का ज्ञान नहीं है, ठीक है? उन्हें अपने अधिकार भी नहीं पता। सीमित स्वायत्तता। कई मामलों में देखा गया है कि ग्राम सभाओं पर गैर जनजातीय लोगों का प्रभाव है। निचले स्तर पर ग्राम सभाओं और पंचायतों को राज्य सृजन के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए। इसके परिणामस्वरूप उनके पास कार्य करने के लिए बहुत कम स्वायत्तता है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे जो ग्राम सभा है उसको तो अधिकार मिले, पर उस पर अगर दूसरे लोगों का प्रभाव है, गैर जनजातीय लोगों का, तो देखिए वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती और उनके पास राजस्व सृजन के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। मतलब वो पैसे मतलब राजस्व का सृजन करने के लिए उनके पास इतने साधन ही नहीं है, तो फिर वो कैसे विकास कार्य करेंगे? पेसा के तहत प्रावधानों का उल्लंघन। पंचायतों के कामकाज में लोगों की अधिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त और मजबूत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण की परिकल्पना की गई है। तो देखिए जो पेसा के तहत जो प्रावधान होते हैं उनका उल्लंघन किया गया है। तो पंचायत के कामकाजों में लोगों की अधिक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए
मतलब जो ग्राम सभा है उनको ज़्यादा सशक्त नहीं किया गया है, मजबूत नहीं बनाया गया है। उदाहरण के लिए इसमें एग्जाम्पल दिया है, सरकार ने छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1956 के तहत भूमि अधिग्रहण पर निर्णय लिया। स्थानीय लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार यह फैसला अवैध और पैसा अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ग्राम सभाओं को इतना सशक्तिकरण नहीं किया गया उनका। अब देखिए ये साइड में जो हम पहले वो देख लेते हैं। पेसा अधिनियम 1996 की अन्य विशेषता क्या है? पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले कानून जनजातीय समुदायों के प्रथागत कानूनों, उनकी सामाजिक धार्मिक प्रथाओं एवं सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन की पद्धतियों के अनुरूप होंगे। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाएगा वहाँ के लिए, तो वो जो भी जनजातीय समुदाय के जो कानून है, उनकी अपनी प्रथा होती है, उसके अनुरूप होंगे। ठीक है, उनके कानून। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी। यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल है। ठीक है, एक ग्राम सभा होगी। वो किन से मिलेगी? मतलब जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत, जो भी पंचायत होती है ग्राम स्तर पर, उसकी मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए, वही लोग हो सकते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों एवं विवाद समाधान के पारंपरिक तरीकों की संरक्षा करेगी। देखिए, जनजातियों के लिए उनकी परंपराएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनकी रक्षा करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास गाँव के विकास संबंधी कार्यों को मंजूरी देने और लाभार्थियों की पहचान करने, धन के उपयोग का प्रमाण पत्र जारी करने आदि का उत्तरदायित्व होगा। तो ग्राम सभा के पास गांव के जो विकास कार्य होंगे, ठीक है, उसका उत्तरदायित्व होगा, जैसे कि लाभार्थियों की पहचान करने, कार्यों को मंजूरी देने। ठीक है, ये सब। इसके अतिरिक्त उसके पास सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्तियाँ होंगी। ठीक है, जो भी स्थानीय योजनाएं होंगी उन सब पर वो नियंत्रण रखेगा। प्रत्येक पंचायत में जनजातीय समुदाय के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी, न्यूनतम 50%। ठीक है, जो भी मतलब जहाँ पर जनजाति ज़्यादा है वहाँ पर पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो भी जनजाति समुदाय हैं सीटें आरक्षित होंगी। साथ ही पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, ऐसे इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या फिर अध्यक्ष के लिए भी आरक्षित होंगे? ठीक है, अध्यक्ष के पद भी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे, तो हाँ, वहाँ के होंगे। अब देखिए कार्यान्वयन इसका पेसा कानून को अपनाने और इसकी मूल भावना के अनुसार इसे लागू करने में कई खामियां हैं। उदाहरण के लिए इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। अभी तक देखिए राज्य इसको लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, झारखंड राज्य में 36% आदिवासी जनसंख्या है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए नियम बनाने में विफल रही है। मतलब झारखंड में इतनी सारी आदिवासी जनसंख्या है, लेकिन वो इसके लिए नियम बनाने में भी विफल रही है। विशेषज्ञता क्या है? ये संभव है कि पेसा कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों को जनजातीय संस्कृति की उचित और पर्याप्त समझ ना हो। जो मतलब पेसा कानून को लागू कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उन पदाधिकारियों को जो भी उनकी संस्कृति है उसकी समझ ना हो। अपर्याप्त संस्थागत ढांचा। ठीक है, ग्राम सभाओं को स्वशासन के केंद्र के रूप में सशक्त बनाने के लिए संस्थागत ढांचे, उचित पायदान जैसे पर्याप्त क्षमता, सूचना तक उचित पहुंच आदि की कमी है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। मतलब अपर्याप्त संस्थागत ढांचा है। ठीक है, जो भी ग्राम सभा है उनको सशक्त बनाने के लिए मतलब उचित ढांचा नहीं है। ठीक है, स्पष्टता की कमी। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के संबंध में पेसा अधिनियमों में प्रावधान है कि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभाओं के परामर्श किया जाना चाहिए। मतलब एक स्पष्टता नहीं है इस कानून में। जैसे कि देखिए ये बोला गया है कि भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाना चाहिए। यहाँ परामर्श कंसल्टेंट शब्द बार बार ये गलत अर्थ निकाला जाता है कि भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभाओं की मंजूरी आवश्यक नहीं है। अब देखिए ये बोला है कि अगर हमें भूमि अधिग्रहण करना है तो हमें ग्राम सभा से परामर्श करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि मतलब परामर्श के लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि मतलब ग्राम सभाओं की मंजूरी जरूरी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ गलत अर्थ निकालते हैं। यही कारण है कि इन परामर्शों की अनदेखी से ही ऐसी परियोजनाएं अनुसूचित क्षेत्रों की आबादी को प्रभावित करती हैं। अब ये बोला गया है कि ग्राम सभाओं से परामर्श जरूरी है अधिग्रहण के लिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि मतलब उनकी मंजूरी जरूरी नहीं, सिर्फ परामर्श लेना है। तो क्या है कि ऐसी योजनाएं भी लागू हो जाती हैं जो उन्हें प्रभावित करती हैं। कार्यों का अतिव्यापन।
कार्यों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग फंक्शंस। पेशा कानून के तहत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में लोगों की उपस्थिति एवं भागीदारी प्राय बहुत कम होती है। इस कारण समुदाय द्वारा निर्णय लेने के लिए प्रथागत संस्थाओं एवं अन्य समितियों की मौजूदगी रहती है। तो देखिए क्या होता है ना कि क्या होता है कि ग्राम सभा जो हो रही है तो उसमें लोगों की अनुपस्थिति या भागीदारी बहुत कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आगे की राह, आगे क्या कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। ग्राम सभा की बैठकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार प्रसार करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सुधार करने की आवश्यकता है। तो अगर ग्राम सभा की कोई बैठक हो रही है तो उसकी जागरूकता, मतलब लोगों को उसके बारे में बताया जाए। वित्त पोषण, पंचायतों से संबंधित वित्त का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम सभा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि पैसा भी तो होना चाहिए ना काम करने के लिए। तो और ग्राम सभा के लिए एक स्वतंत्र लेखाओं भी बनानी चाहिए, ठीक है, लेखा। ग्राम सभाओं को उनके संचालन के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके अंतर्गत लघु जल निकाय और लघु खनिजों के दोहन के लिए दिए गए लाइसेंसों से प्राप्त राजस्व पर ग्राम सभाओं का नियंत्रण भी शामिल है। तो ये बोल रहा है कि ग्राम सभाओं को उनको चलाने के लिए, मतलब उनको पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता देनी चाहिए, मतलब वही उनको पैसा मिलना चाहिए, है ना, लेने की स्वायत्तता देनी चाहिए। इसके अंतर्गत ये बोल रहा है जो लघु जल निकाय है और लघु खनिजों के दोहन के लिए दिए गए लाइसेंसों से प्राप्त राजस्व पर, मतलब जो भी लघु खनिज या इन सब के दोहन के लिए जो भी लाइसेंस दिए गए उससे जो राजस्व मिल रहा है उस पर ग्राम सभा का नियंत्रण होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी, चूंकि सभी संबंधित राज्यों में पारंपरिक जनजातीय परिषदों में पुरुषों का वर्चस्व है, इसलिए ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में महिलाओं की कम से कम 1/3 भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी होनी चाहिए, जहाँ तक कि पुरुषों का वर्चस्व है। सामुदायिक स्वामित्व, जिन क्षेत्रों में पेशा कानून लागू है वहाँ संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रावधानों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। सामुदायिक संसाधन आधारित सभी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पर भी पेशा कानून लागू है, ठीक है, वहाँ के जो संसाधन है उनके सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा को जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रावधानों के साथ, मतलब एकीकृत किया जाना चाहिए। मतलब जो केंद्र कानून बनाती है, मतलब केंद्र जो योजनाएं बनाती है उसके साथ उन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। सामुदायिक संसाधन आधारित सभी योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना चाहिए। तो सामुदायिक संसाधन पे जो भी, मतलब आधारित जो भी योजनाएं बन रही हैं उसमें ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना चाहिए। कानूनों की एकरूपता, भारतीय वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे लघु वनोपज, जल निकाय और भूमि संसाधनों का स्वामित्व स्पष्ट रूप से पेशा क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सौंपा जा सकेगा। देखिए जो पहली लाइन मैंने आपको बताई थी सामुदायिक स्वामित्व में, तो ये बोल रहे हैं कि जो वहाँ के जो संसाधन है उसमें जो सामुदायिक स्वामित्व, मतलब सबका उस पर जो अधिकार है समुदाय का, है ना, संसाधनों पर, उस जो भी केंद्र प्रायोजित योजना है उनको उसके साथ, इस चीज़ के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है, पहली बार। और जो भी सेकंड लाइन बोला है, कानूनों की एकरूपता, जैसे कानूनों में एकरूपता होनी चाहिए, जैसे भारतीय वन अधिनियम है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधित करने की, मतलब इनमें संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे जो लघु वनोपज है, जल निकाय है, भूमि संसाधन है, ठीक है, उस पर ग्राम सभाओं को स्पष्ट स्वामित्व सौंपा जा सके। निष्कर्ष क्या है, पेशा कानून निर्णय लेने की पारंपरिक प्रक्रियाओं को मान्यता देता है और लोगों की स्वशासन का समर्थन करता है। यदि इस कानून को इसकी मूल भावना के अनुसार लागू किया जाए तो ये जनजातीय क्षेत्रों में लगभग मृतप्राय हो रही स्वशासन की प्रणाली को पुनर्जीवित कर सकेगा, ठीक है। अब देखिए पेशा कानून एंड एट द एंड उसका ये क्या है कि जो भी इन लोगों की जनजातियों की जो भी परंपराएं होती हैं, ठीक है, ये इनको मान्यता देता है। लोग का स्वशासन, मतलब खुद पे शासन का समर्थन करता है, ठीक है। अगर इसको ढंग से लागू किया जाए तो स्वशासन की जो प्रणाली है जो अब उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा था पेशा एक्ट 1996। देखिए आगे भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो उनको हम, अगर आपको ये वाला पसंद आएगा तो हम बताइए, तो मैं आगे पूरी मैगजीन्स आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।